तो हम आगे चलते हैं क्लेरिफिकेशन के अंदर। पार्ट 2 हमारा ये एमएससीपी का रहेगा क्लेरिफिकेशन का। इसमें सब्जेक्ट वही क्लेरिफिकेशन में, इसमें कहा गया था, पूछा गया है कि रेफरेंस हैव बीन रिसीव्ड सीकिंग क्लेरिफिकेशन एज टू वेदर द पास्ट सर्विस और प्रमोशन अर्न बिफोर मेडिकल डिक्लेरेशन वुड बी रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन अंडर एमएससीपी। ये आरबी नंबर है 20/2012, 15 फरवरी 2012 का। इसमें कहा गया था कि कोई भी कर्मचारी है, रेलवे कर्मचारी, अगर वो मेडिकल डिक्लेराइज हो गया है तो डिक्लेराइज होने से पहले जो उसने प्रमोशन अर्न किए थे और नई जगह अगर उसको नई जगह उसको एब्जॉर्व करते हैं और पहले जो प्रमोशन थे और किसी वजह से आपको लोअर में करना पड़ा, तो ऐसे मामले में क्या होगा उसका एमएससीपी की क्या रहेगा उसको, तो उसके बारे में फिर रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन दिया है। The matter has been examined in consultation with departmental DOPT, the nodal department of government on the subject, and it has been decided that in cases where persons are medically declared and appointed to some other post in lower pay scale grade pay for which they are suitable in terms of medical condition, past service may be counted towards MSCP। इसमें कहा गया है कि अगर मेडिकल रिकायर्ड हो गया कोई कर्मचारी और उसको किसी लोअर पोस्ट, जनरली तो एक बोर्ड की पॉलिसी भी है कि मेडिकल रिकायर्ड कर्मचारी को निचले ग्रेड पे नहीं देना है, क्योंकि ये हमारा डिसेबिलिटी जो एक्ट है उसके अगेंस्ट में जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, रेलवे में जनरली बहुत ज्यादा ऐसा होता है, क्योंकि हमारे रेलवे में पोस्टें जो होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो है सेफ्टी कंट्री की पोस्ट होगी, और मैक्सिमम में ऐसा होता है कि हमारा जो क्लासिफिकेशन, मेडिकल क्लासिफिकेशन आजकल A2 और B1 आ गया, और जो फिट होते हैं, जो बंदे होते हैं मेडिकल अनफिट होते हैं, वो जनरली C1 C2 के लिए होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पोस्टें नहीं होती। तो ऐसे मामले में कई बार कर्मचारी भी आइडियल वेटिंग फॉर पोस्टिंग से कई बार के बनस्पत ये सोचता है कि चलो मुझे कहीं पोस्टिंग मिल जाए, तो वो भी एग्री कर लेता है। तो कई बार लोअर पोस्ट में जगह खाली होती है, तो उस केस में जब अगर एब्जॉर्व किया जाता है, तो सरकार ने यही बोला है कि अगर कर्मचारी जो है अगर लोअर पोस्ट पे एब्जॉर्व होता है तो उसकी पुरानी सर्विस काउंट की जाएगी। Even where a person has earned one promotion oblique financial operation prior to medical declaration and is appointed to low post, since the transfer is not on volition, there is no objection to counting the past service, including for the period he held a higher service on promotion for deciding three financial obligation MSCP। इसमें क्या कहा गया है कि एक तो नॉर्मल कर्मचारी है जिसको प्रमोशन नहीं मिला है, उसकी सर्विस काउंट हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कोई कर्मचारी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 4200 में 42 GP लेवल 6 में कोई कर्मचारी है, और वो 46 को मिल गया है, ये एमएससीपी मिल गया है, मेडिकल डिक्लेयर हो गया है, वापिस वो 42 में आ गया है की नई जगह। अब क्या है, इसमें दो इश्यू आते हैं, हालांकि इसमें एक ही इश्यू बात की है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी की मान लीजिए 10 साल की सर्विस हो गई है 42 में, और 5 साल बाद ही उसको प्रमोशन मिल गया 46 में, अब वो वापस 42 में कहीं और जा रहा है, तो जो 10 साल की सर्विस है उसकी होगी, वो काउंट होगी, और वापस नई जगह में जाके उसको 10 साल के होते ही उसको एमएससीपी का एलिजिबिलिटी मिलेगी उसको, और एमएससीपी दिया जाएगा। अब इश्यू ये आता है कि क्या एमएससीपी इसको मिलेगा, ये इसमें नहीं बताया हुआ। मैं आपको बता दूं, आगे भी चीज आएगी, बता दूं कि इसमें सिर्फ सर्विस काउंट करने की बात की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी कर्मचारी अगर नई ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अगर नई जगह जाता है मेडिकल डिक्लेयर होने के बाद या सरप्लस होने के बाद भी, तो जहां जाता है वहां से ही नेक्स्ट जो उसका नेक्स्ट जो हियरकी में उसका लेवल होगा उसमें जाएगा। यानी अगर 4200 में जा रहा है तो उसको जो नेक्स्ट एमएससी मिलेगी वो 4600 मिलेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि बंदा 4200 में रिक्रूट हुआ है, उसको 4600 मिल गया है, लेकिन जब वो मेडिकल डिक्लेयर हो रहा है या कई बार सरप्लस हो रहा है, और सामने ना तो 4200 की पोस्ट खाली है ना 4600 की पोस्ट खाली है, और ऐसा भी हुआ रेलवे में कि बंदा जो है वो 2800 में ऑब्जर्व हुआ है, या कई बार ऐसा भी हुआ 1900 में ऑब्जर्व हुआ है 1900 के। तो ये एक इश्यू आता है कि उसको नेक्स्ट सर्विस कहाँ मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको कि जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, मेरी समझ है, उसके हिसाब से अगर कोई कर्मचारी अगर 2800 लेवल 5 में अगर ऑब्जर्व होता है आफ्टर बीइंग ऑन मेडिकल डिक्लेयर और बीइंग surplus, then he is eligible for next financial operation. If he is observed in level 5, then he will get the next MSCP in level 6। और अगर वो बंदा 1900 GP यानी लेवल 2 में अगर ऑब्जर्व हुआ है आफ्टर बीइंग मेडिकल डिक्लेयर और बीइंग सरप्लस, then he will be eligible, he will be eligible for financial operation in level 3 यानी 2000 ग्रेड पे में वो ऑब्जर्व होगा। अगर 1900 में गया हुआ है, वहां से उसको 3 मिलेगा। यानी अगर 19 मान लीजिए कोई कर्मचारी को 30 साल की सर्विस हो गई है, और लास्ट में अगर किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली वो 1900 में ऑब्जर्व हो रहा है, तो 1900 के बाद उसको 3 जो ऑपरेशन मिलेंगे
मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो पहला मिलेगा 2000 वाला, फिर उसके बाद 2400 वाला और 2800 में मिलेगा उसको पे प्रोटेक्शन। उसको चाहे सरप्लस हो चाहे मेडिकल डिक्लेयर्स हो, दोनों ही केस में, कई लोगों को डाउट हो तो मैं बता दूं, सरप्लस में भी पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट सरकार ने दिया है। तो दोनों में पे प्रोटेक्शन पूरा मिलेगा, लेकिन लेवल उसको जो है वो जहां वो नई जगह ऑब्जर्व हुआ है वहां से ही नेक्स्ट हियरकी में लेवल मिलेगा, ना कि पुराने लेवल। एक बार बंदा जब नई जगह आ गया है तो पुराने से संबंध उसका खत्म हो जाता है, जैसे आपका लियन खत्म हो जाता है उस जगह पोस्ट से, उसी प्रकार वो पोस्ट संबंध खत्म हो जाता है, तो आपको नई जगह जाओगे वहां से आपको मिलेगा। अगला हम क्लेरिफिकेशन चलते हैं। ये क्लेरिफिकेशन मुझे बात करनी थी, काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट पे क्लेरिफिकेशन डाउट्स जो हैं अभी भी मैक्सिमम लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा मैं प्रकाश थोड़ा ज्यादा डालूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन निकाला है रेलवे बोर्ड ने, आरबी 100/2012, 12 सितंबर 2012 का, जिसमें कहा गया है एमएससीपी स्कीम फॉर रेलवे सर्विस, रेलवे सर्वेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय सेलेक्टेड अंडर एलडीसी जीडीसी स्कीम, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग references have been received from General Railway seeking clarification regarding grant of benefit under MSCP in respect of employee qualifying through LDC GDC। इसमें कहा गया है कि जनरल रेलवे ने काफी सारे क्लेरिफिकेशन मांगे हैं कि उन लोगों के मामले में एमएससीपी का क्या रहेगा, बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, जो कि जिन्होंने एलडीसी जीडीसी क्वालिफाई किया है। द मैटर हैज बीन एग्जामिन इन कंसल्टेशन विद द डीओपीटी। हर बार हर लेटर में ये बात लिखी जाती है, क्योंकि कंसल्टेशन जरूरी है क्लेरिफिकेशन के मामले में, डीओपीटी के अलावा आप किसी से नहीं कर सकते हैं। बार बार ये चीज आ रही है। और फिर इन्होंने क्लेरिफिकेशन निकाला, इफ द रिक्रूटमेंट रूल, if the relevant recruitment rule provide for filling up the vacancies in a grade by direct recruitment, induction of an employee to the grade through LDC, GDC may be treated as direct recruitment for the purpose of grant of financial operation under MSCP. In such cases, past service rendered in a lower pay scale grade pay shall not counted for the purpose of MSCP. And if the relevant recruitment rule prescribe for promotional quota to be filled on the basis of LDC GDC, such appointment would be treated as promotion for the purpose of benefit under MSCP. In such cases, past service, regular service shall also be counted for further benefits if any under। इसमें जो बातें कही हैं मैं मोटे मोटे तरह बताऊंगा कि आपका जो प्रमोशन होता है, पहले तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ प्रमोशन का क्या है। कोई भी कर्मचारी जो रेलवे में आता है उसको उसी चरण में आगे बढ़ने की प्रमोशनल एवेन्यूज होते हैं। कैसे होता है मैं आपको जरा एक इसको बताता हूँ। फोटो ये हमारा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ। ये हमारा जैसे है स्टेशन मास्टर है, यहाँ पर पहला है। तो स्टेशन मास्टर के अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पर इनिशियल 2800 में 60% है जो है एलडीसी डीआर कोटा बताया है, 15% जो है शॉर्टफॉल अगेंस्ट जनरल सिलेक्शन बाय एलडीसी और 25% जनरल सिलेक्शन। तो स्टेशन मास्टर में एग्जांपल दूं, ये हमारा आरबी नंबर है 161/2009, और इसमें ये हमारा जो कोटा बताया 60%, 15%, 25%, ये है रिक्रूटमेंट। इस कैटेगरी में लोग कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे ये बताया गया हुआ है। तो इसमें 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स आएंगे, 15% जो होगा जनरल सिलेक्शन एलडीसी होगा, और 25% जो होगा जनरल सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो कर्मचारी आने का जो तरीका है, ये प्रमोशन कोटा है, तो नीचे से 60% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएंगे, तो ये जो 60% वाला जो कोटा है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। यानी कि यहाँ पे इस 60% में कोई बंदा आएगा, चाहे नीचे से आएगा कहीं से भी आएगा, वो उसको हम फ्रेश बंदा मानेंगे और उसको पुरानी सर्विस काउंट नहीं होगी। बाकी की जो प्रमोशन है एलडीसी और 25% जनरल सिलेक्शन, ये जो होगा प्रमोशनल कोटा है। यानी कि जो नीचे ग्रुप डी में जितने भी ट्रैफिक और कमर्शियल में जो बंदे होते हैं, स्पेशली आपके पॉइंट्समैन शंटर वगैरह जितने भी होते हैं नीचे, और इवन कमर्शियल में भी अगर हैं बंदे खलासी वलासी, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो अप्लाई करेंगे वो लोग या 60% में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, ये आरआरबी से भर्ती होती है। जो कर्मचारी जो होगा 15% या 25% में ही आएंगे। तो ये प्रमोशनल कोटा आपका जो है 25%, और ये एक मिनट में देखता हूँ। ये जो दो है आपके 15% और 25%, ये हमारा जो है डायरेक्ट प्रमोशनल कोटा है ये वाला।
और ऊपर वाला जो है ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। तो जो कर्मचारी यहाँ आएगा डीआर कोटा में प्रमोशन लेके, तो ये यहाँ डायरेक्ट आ नहीं सकता, उसको आरआरबी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कोई भी ग्रुप डी एम्प्लॉय है, अगर वो आरआरबी एग्जाम देके आता है यहाँ पर, तो उसको फ्रेश माना जाएगा। और अगर वो प्रमोशन लेके आता है डिपार्टमेंट जहां वो काम करता है, उसी रेलवे के उसी डिवीजन का एग्जाम होता है, पास करके आता है, यानी वो बंदा जो है कमर्शियल या ऑपरेटिंग दो ही डिपार्टमेंट का होगा, बाहर वाला नहीं सकता है। लेकिन ऊपर जो 60% वाला जो मामला है, यह आरआरबी का है, यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी आ सकता है। तो ये जो ऊपर वाला जो 60% जो बंदा आएगा, उसके लिए है, उसको प्रमोशन माना नहीं जाएगा और पुरानी सर्विस भी काउंट नहीं होगी एमएससी प्रोसेस में। और यहाँ आता है 60% पे, तो वो कर्मचारी जो है वहां से एमएससीपी 10 20 30 साल पे 3 एमएससीपी उसको मिलेंगे, 3 प्रमोशन और मिल सकते हैं। लेकिन नीचे अगर 15% और 25% पे आया, तो उसको एक प्रमोशन यहाँ माना जाएगा उसको। सिमिलरली हम आगे और चलते हैं, जहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है हमारे गुड्स गार्ड। एक गुड्स गार्ड का भी ऐसा ही मामला है। ये हमारा गुड्स गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला गुड्स गार्ड। तो गुड्स गार्ड में आपका 60% जनरल सिलेक्शन है आपका, 15% एलडीसी है, और ये जो 25% है, यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन कर देता हूं मैं, ये हमारा जो है डीआर कोटाई वाला। तो यहाँ जो बंदा है 25%, ये लोग आरआरबी से आते हैं, और ऊपर जो है 60% और 15% नीचे ग्रुप डी से आते हैं। तो नीचे से जो प्रमोशन, यानी 1800 जीपीए जो भी है, 2800 है, तो ऑब्वियसली 2800 से नीचे वाले ही बंदे आएंगे इसके अंदर। तो वो जो लोग आएंगे उसको हम प्रमोशन मानेंगे, और ये जो डीआर कोटा में जो आएंगे वो बंदे को हम प्रमोशन नहीं मानेंगे, वो फ्रेश मानेंगे। और आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। ये हम ले लें यहाँ पे ट्रेन क्लर्क जो है, ये ट्रेन क्लर्क हमारा है। ट्रेन क्लर्क में भी यहाँ 50% डीआर कोटा है, ये आप देख लीजिए, ये 50% डीआर कोटा है। तो ये जो डीआर कोटा है, यानी जितने भी डीआर कोटा है, ये जनरली आपका जो होगा जीडीसी ही होगा, जीडीसीई, जीडीसी से आएंगे ये लोग, या आरआरबी से आएंगे। तो यहाँ से जो बंदा आएगा, रेलवे एम्प्लॉय, कोई भी ग्रुप डी स्टाफ होगा, वो अगर यहाँ आता है ऊपर, तो ये आपको प्रमोशन नहीं माना जाएगा। और जो नीचे वाला जो कोटा है हमारा, ये वाला, ये पूरा, ये वाला, ये पूरा हमारा प्रमोशनल कोटा। मैं सीपी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा प्रमोशनल कोटा है होगा, इसको एक प्रमोशन, तो जो भी प्रमोशन कोटा के थ्रू आएगा बंदा, उसको एक प्रमोशन माना जाएगा। और ये ऊपर जो डीआर कोटा में आएगा, तो हमारे हर एग्जाम, हर उसके जो एबीसी के अंदर प्रमोशनल कोटा, डीआर कोटा लिखा हुआ है। मैं थोड़ा एग्जाम्पल के लिए और आगे चलता हूँ मैं। ये टिकट कलेक्टर है, अभी तो ऐसे टिकट कलेक्टर बंद हो गया है, टीसी सीसी कर दिया, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ उसके अंदर। और मैं कोई एक कैटेगरी और आपको ले लेता हूँ, ये हमारा जो है एएलपी का हम ले लेते हैं। ये लोको पायलट का जो है, ये है लोको पायलट ट्रांसपोर्टेशन में। इसमें आप देख लीजिए 50% जो है सिलेक्शन, जनरल सिलेक्शन बताया हुआ है, ये आपका प्रमोशनल कोटा है, प्रमोशन लिखा हुआ है, प्रमोशन कोटा हुआ। ये 50% है शॉर्टफॉल फ्रॉम बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे कोई बंदा है डीआर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की पोस्ट पे कोई कर्मचारी आ रहा है, उसका अलग आपका रोस्टर रजिस्टर होगा, उसमें बंदा आ रहा है, तो उसको हम प्रमोशन नहीं मानेंगे। और जो प्रमोशनल कोटा में, तो ये हमारे रेलवे में हर कैटेगरी में स्पेसिफाई किया गया है। ये जेई मैकेनिकल आप देख लीजिए, मैकेनिकल सारे डिपार्टमेंट में जितने भी जेई होंगे, उसमें कहीं ना कहीं डीआर कोटा होगा। ये आपका डीआर कोटा आ गया ऊपर, ये हमारा जेई हो गया, ये हमारा जो है डीआर कोटा होगी। तो जो भी डीआर कोटा होगा, ये डीआर कोटा में आदमी या तो आरआरबी के थ्रू आ गया, या कई बार डीआर कोटा जो होता है, इसको हम जीडीसी से रेलवे एम्प्लॉय के भरते हैं, तो जीडीसी में भी आरआरबी का ही कोटा लिया जाता है। तो कोई भी कर्मचारी अगर आरआरबी के थ्रू पोस्ट पे आ रहा है, अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि कोई रेलवे कर्मचारी जो नीचे से ग्रुप डी कर्मचारी है, वो मान लीजिए जेई में आया 50%, तो है उसका एक प्रमोशन तो मानेंगे। तो मैं बता दूं आपको और अलग से समझाने के लिए, कि प्रमोशनल कोटा में कोई कर्मचारी आता है, तो उसी कर्मचारी में जनरली उसी डिवीजन में आता है। आरआरबी कोटा में कोई भी कर्मचारी वहीं के वहीं नहीं आता। कई बार आरआरबी कोटा में आप अप्लाई करते हो, तो वो जो डिसाइड होगा आरआरबी कोटा पूरे वेस्टर्न रेलवे में, इंडियन रेलवे कहीं भी जा सकता है। और जीडीसी के थ्रू अगर सिलेक्शन हो रहा है, तो जीडीसी में भी कहीं भी किसी भी डिवीजन में जा सकता है। तो ये बहुत ही रेयर कोइंसिडेंस होता है कि बंदा वहीं के वहीं आ जाए उसी डिवीजन में। बाकी जनरली सेम एबीसी में नहीं आता। जैसे जेई है, तो जेई नीचे वाला बंदा जो है, आपके मैकेनिकल का बंदा ही आपके इसमें आएगा, प्रमोशन कोटा में आएगा, और दूसरा कोई बंदा नहीं आ सकता है। तो ये एक डिफरेंस है। तो यही मैंने समझाने के लिए इसको लगाया है। तो मैं आपको एक बार दोबारा ये लेके चला जाऊं, ये है कि अगर रिक्रूटमेंट रूट में कोई भी वैकेंसी है, जीडीसी एलडीसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के थ्रू एलडीसी और जीडीसी। तो मैं एक तो ये क्लियर कर दूं आपको, कि ये जो एलडीसी जीडीसी
लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रेलवे में 99% या 99.9% जो एलडीसी होती है वो प्रमोशनल होती है। मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया था जेई ड्राइंग का, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, वो रेयर केस में, वो भी सिर्फ 99 में, 98 में वन टाइम एग्जामिशन था। अभी तो जितने भी जेई ड्राइंग आ रहे हैं वो डीआर कोटा में आ रहे हैं, उसमें आपको प्रमोशन बंदा आ नहीं सकता। वो वन टाइम 98 में कुछ लोग आए थे, तो जो कुछ लोग 98 में आए थे उनका वहां से एमएससी फर्स्ट चालू हुआ। बाकी एलडीसी में लोग कंफ्यूज हैं, तो मैं इस वीडियो के बारे में बता दूं कि एलडीसी से आप सेलेक्ट हो रहे हो यानी कि आपका प्रमोशनल कोटा है और आपको एक प्रमोशन माना जाएगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं रेलवे बोर्ड का एक लेटर निकला था 2012 में, उसमें लिखा था कि एलडीसी कोटा से भी इसको फ्रेश माना जाएगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए। एलडीसी रेलवे में प्रमोशनल कोटा के थ्रू भरी जाती है और 99.9% मामले में वो प्रमोशन ही माना जाएगा, जब तक कि रेयर केस में कहीं एग्जामिशन नहीं दिया। तो आपका मामला रेयर केस वाला तो मुझे लगता नहीं होगा। तो जनरली आपका कहीं भी एलडीसी लिखा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपको एक प्रमोशन माना जाएगा। और अगर बंदा जीडीसी से आया है, हालांकि यहाँ पे प्रोमोशनल वाले में भी लिखा हुआ है जीडीसी, तो हमारे रेलवे में जैसे मैंने अभी खोल के दिखाया था, ये आपका ये कहीं पे भी, ये पूरी हमारी प्रमोशनल ईयर की है। इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट की सारी कैटेगरी आपकी आ गई है। यहाँ कहीं पे भी प्रमोशन में जनरल सिलेक्शन एलडीसी लिखा हुआ है, डीआर लिखा हुआ है, कहीं भी जीडीसी नहीं लिखा हुआ है। तो रेलवे में ये जीडीसी, मैं आपको बता दूं पहले भी कि ये जो रेलवे बोर्ड का जो लेटर है ये जनरली डीओपीटी से क्लियरेशन आते हैं, और डीओपीटी चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां कहीं पे ऐसा हो सकता हो कि प्रमोशनल कोटा में जीडीसी कोटा होता है। रेलवे में कहीं भी जीडीसी कोटा के थ्रू प्रमोशन नहीं होता है, यानी प्रमोशनल चैनल का पार्ट जीडीसी से नहीं है। लोगों का प्रमोशन जरूर होता है, वो हायर पोस्ट पे जाते हैं थ्रू जीडीसी, बट थ्रू डायरेक्ट, वो वन टाइप ऑफ डायरेक्टमेंट कोटा माना जाता है। तो उसमें अगर जीडीसी के थ्रू किसी का भी सिलेक्शन हो रहा है तो उसको प्रमोशन नहीं माना जाएगा और उसको फ्रेश अपॉइंटमेंट माना जाएगा। और वहां से उससे, तो जीडीसी में कोई बंदा सेलेक्ट होके आता है ग्रुप डी में, तो मान लीजिए उसने 5 साल सर्विस की, 10 साल की, तो वहां वो सर्विस काउंट नहीं होगी। जैसे ही जीडीसी सेलेक्ट होके वो फ्रेश नई पोस्ट पे जाता है, वहां से उसकी सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ एमएससीपी, बाकी आपकी पेंशन बेनिफिट पास वास बाकी सब चीजों के लिए वो पुरानी सर्विस, मेडिकल की फैसिलिटी, हर चीज के लिए पुरानी सर्विस पूरी काउंट होगी। लेकिन एमएससीपी के पर्पस में जहां से जीडी सिलेक्शन होके आया बंदा, वहां से ही फिर 10 20 30 साल पर और 3 प्रमोशन मिलेंगे उसको, उसको प्रमोशन काउंट नहीं होगा। लेकिन बंदा अगर एलडीसी में आया है तो एलडीसी में उसको प्रमोशन काउंट होगा। ये मैं बता दूं इसका मोटा मोटा, काफी लोगों को इसके बारे में डाउट हो तो एलडीसी प्रमोशन माना जाएगा, जीडीसी प्रमोशन, अगर सीधे शब्द में कहा जाए तो एलडीसी प्रमोशन माना जाएगा, एक प्रमोशन काउंट होगा फॉर द पर्पस ऑफ एमएससीपी। तो जीडीसी बंदा आया तो वो प्रमोशन नहीं माना जाएगा और वहां से फ्रेश मान के वहां से उसको 3 अपग्रेडेशन और मिलने की संभावना है, अगर उसके पास 30 साल की सर्विस बाकी हो तो ये हमारा एक इंपोर्टेंट क्लैरिफिकेशन खत्म हो गया। अब एक और बहुत इंपोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, ये 142/12 निकला रेलवे बोर्ड ने, ग्रांट ऑफ financial upgradation under MSCP clarification. References have been received from General Railway seeking clarification as to what grade pay would be admissible under MSCP scheme to an employee holding feeder post in cadre where promotional post is in the same grade pay. इसमें कहा पूछा गया है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि गुड्स गार्ड में, जैसे बताया था मैंने आपको, गुड्स गार्ड जो है वो 2800 था, उसके बाद वो सीनियर गुड्स गार्ड बना 42 में, सीनियर गुड्स से सीनियर पैसेंजर वो भी 42 में, और सीनियर पैसेंजर से मेल एक्सप्रेस भी 42 में। तो इसमें कहा गया कि कई हमारे रेलवे में कई ऐसी कैटेगरियां हैं जिसमें फीडर ग्रेड यानी जो निचला पद है वो, और प्रमोशनल ग्रेड, तो फीडर आपका निचला हो गया, और उसके बाद जो प्रमोशनल पोस्ट, दोनों ही सेम जीपी में, यानी दोनों 42 हो सकता है। मैक्सिमम तो हमारी है, क्योंकि हमारे जैसे सीनियर टेक्नीशियन है और जेई, जिसको एमसीएफ भी बोलते हैं, एमसीएफ और जेई वो 42 में आ जाता है। और रनिंग में आपका चाहे लोको पायलट हो चाहे आपका गार्ड हो, दोनों के दोनों सारे 42 में ही प्रमोशनल पोस्ट है। तो उसमें कहा गया था कि जहां, हालांकि हमारा जो मेन सर्कुलर है उसमें पैरा 5 में यही कहा गया था कि अगर प्रमोशन अर्न इन द सेम ग्रेड पे विल बी काउंटेड टुवर्ड्स एमएससीपी फॉर अपग्रेडेशन। तो कहा गया था, इस चीज को दोबारा क्लेरिफिकेशन मांगा गया रेलवे बोर्ड से। तो रेलवे बोर्ड ने दोबारा डीओपीटी से कंसल्ट किया और उसमें फिर क्लेरिफिकेशन दिया। It is clarified that ACP MSP scheme have been introduced by the government in order to mitigate the problems to genuine stagnation faced by the employee due to lack of promotion avenues. Thus, financial recognition under MSCP scheme cannot be higher grade pay than what can be allowed to employee on his normal promotion. In such cases, financial recognition under MSCP would be granted on the same grade pay. इसमें डीओपीटी ने कहा, रेलवे बोर्ड ने कहा डीओपीटी कि एमएससीपी स्कीम की स्पीड है
वो ये है कि कोई भी कर्मचारी है वो उसको इस बात का मतलब वो एक जगह उसकी दुख कम करने के लिए या उसकी जो भी समस्या है कि उसको लाइफ में प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, तो उस प्रमोशन उस समस्याओं को उस दुख दर्द को बांटने के लिए सरकार ने स्कीम लेके आई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जो आपका बंदा है प्रमोशनल चैनल में आपसे सीनियर बंदा है वो प्रमोट हो रहा है सेम ग्रेड पे में और जो नीचे वाला जूनियर है वो हायर ग्रेड पे लेके जा रहा है। तो उसमें कहा है कि कभी भी जो है प्रमोशनल चैनल में अगर सामने हायर प्रमोशनल जो चैनल है उसमें अगर प्रमोशन हायर उसमें सेम जीपी में दे रहे हैं तो आपको एमएससीपी उससे हायर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए और बी हम बात करें, ए हमारा सीनियर है, बी जूनियर है। तो ए को हमने प्रमोशन दे दिया है और 42 से 42 में दे दिया है, और बी को अगर 42 से 46 दे दें जो जूनियर है, तो अजीब लगेगा कि भाई ये बंदा जो सीनियर है जो प्रमोशन ले चुका है वो 42 में है और जूनियर जो 46 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एनोमली टाइप की हो जाएगी। इसलिए सरकार ने ये नहीं बनाया कि कोई भी कर्मचारी जो है वो प्रमोशनल चैनल में ही रहेगा, नहीं तो ये एनोमली बहुत ज्यादा हो जाएगी। पता चला उसको तीसरा एमएससी मिल गया, वो 48 ले गया, ये प्रमोशन लिए जा रहा बंदा सीनियर बंदा तो 42 के प्रमोशन लिए जा रहा है, और जूनियर बंदा है वो किसी वजह से प्रमोशन में नंबर नहीं आ रहा है और वो लिए जा रहा है एमएससीपी 4800 तक, तो वो चीज गलत हो जाती है। टेक्निकली ये रूल बड़ा अच्छा रूल है कि आपको जो प्रमोशन के साथ एमएससीपी भी जो होंगे वो भी प्रमोशनल हियरार्की अगर सेम जीपी में है तो वो मिलेगी। ये इसमें कहा गया है, आपको उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। इसका लोगों ने हालांकि एक गलत मतलब ये भी निकाला था, जब मेरे को याद है 2012 में, कि कोई कर्मचारी जैसे 46 में, हमारे इस वक्त ग्रुप सी की 46 तक मैक्सिमम होती थी, 48 नहीं होता था, तो इसका लोगों ने मिस इंटरप्रिटेशन ये भी निकाला था कि आप 48 किसी को मिलेगा ही नहीं। तो वो अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। ये कहानी है जहां आपका प्रमोशनल चैनल ही आपका सेम ग्रेड पे में है तो हायर नहीं मिलेगा। तो लोगों ने इसका ये मतलब भी निकाला था कि ग्रुप सी मैक्सिमम 46 तक ही जाते हैं तो हम 48 देंगे ही नहीं। तो उसका एक फर्दर क्लेशन बाद में आएगा, मैं आपको बात करता हूँ। अब अगला हम डिस्कस करेंगे जो हमारा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेलवे बोर्ड ने जो सर्कुलर निकाला था कि कोई कर्मचारी प्रमोशन लेता है, लेने के बाद अगर नई जगह जाता है वो, तो उसका क्या करना है। तो उसमें डीओपीटी ने तो बोल दिया था कि जो नई प्रीवियस पास्ट प्रमोशन इन प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन विल बी इग्नोर फॉर द पर्पस ऑफ एमएससीपी। यानी कोई कर्मचारी है इंटर ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4200 बंदा है, वो 4600 लेके इंटर रेलवे में 4200 जाता है, तो डीओपीटी ने बोल दिया था 4600 प्रमोशन इग्नोर कर देना। रेलवे बोर्ड ने कहा था कि इन रेस्पेक्ट ऑफ दोस केसेस वेयर बेनिफिट ऑफ पे प्रोटेक्शन have been allowed at the time of unilateral transfer to other organization unit, thus the employee had carried the financial benefit of promotion, the promotion earned in the previous organization has to be gone for the purpose of ACP। तो रेलवे बोर्ड ने इसमें ये जो लाइन है, 4 लाइनें रेलवे बोर्ड की ऐड की हुई लाइन है, इसमें ये डीओपीटी की लाइन नहीं है। डीओपीटी ने तो यहाँ खत्म कर दिया था ऑफिस के ऊपर। ये इन रेस्पेक्ट ऑफ दोस्त केसेस, ये रेलवे बोर्ड की लाइन है। और रेलवे बोर्ड ने कहा कि नहीं, अगर कोई कर्मचारी है उसने अगर पे फिक्सेशन का बेनिफिट लिया, यानी कम से कम 1 साल उसमें काम किया हुआ 4600 में, तो ऑब्वियसली पे फिक्सेशन बेनिफिट लेके गया होगा, तो उस बंदे के लिए प्रमोशन जो उसने लिया 4600 को वो हम काउंट करेंगे, ऐसा कहा गया। ये तो ये एक क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने 2013 में निकाला था। अब ये क्लेरिफिकेशन और था, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो मैं क्लेरिफिकेशन बताया था इसमें कहा गया था कि लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया था कि सेम जीपी में अगर प्रमोशन है तो हमको हायर नहीं देना, लेकिन लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन निकाला था कि अब 4600 के बाद 4800 देना ही नहीं किसी को। तो उसके ऊपर फिर लोगों ने डाउट्स किए थे। जो चितरंजन का, रेलवे बोर्ड ने चितरंजन को एक लेटर लिखा था, इसमें मैं जस्ट पढ़ देता हूँ कि as regard example number 1A, it is stated as technical supervisor who has joined in 42 GP on direct recruitment basis have earned promotion to next post in grade pay 46 is entitled to consider for grant of second and third upgradation to GP 48 and 54 of PB2 respectively under MSc subject to। इसमें का जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लेटर हमारा रेलवे बोर्ड ने निकाला था कि सेम ग्रेड पे में अगर प्रमोशन हो तो हायर नहीं मिलेगा, उसको मिस इंटरप्रिटेशन लोगों ने लगाया था कि 4800 देना बंद कर दिया। तब रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन निकाला था कि कोई टेक्निकल सुपरवाइजर है, अगर वो 42 यानी लेवल 6 में अगर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस में आया है, जैसे हमारे जेई आता है मैक्सिमम, तो जेई अगर आया है और उसने एक प्रमोशन अर्न, क्योंकि 46 को मिलेगा एसएससी में, उसके फर्दर उसको आगे एबीसी में है ही नहीं मैक्सिमम। अभी तो ठीक है, अभी हमारा 4800 और 5400 भी 1/12/22 से रेलवे बोर्ड ने अपग्रेडेशन ला गया, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। तो रेलेवेंट तब ये बोला था कि कोई भी कर्मचारी अगर टेक्निकल सुपरवाइजर जेई में अगर आया 42 में,
और 46 को मिल गया है, तो उसके बाद उसको जो सेकंड और थर्ड अपग्रेडेशन है वो 42 और 54 मिलेगा, सब्जेक्ट टू अलग दूसरी कंडीशन के। और यदि कोई कर्मचारी इसमें 1B लिखा हुआ है, कोई कर्मचारी है वो डायरेक्ट अगर 4600 में आएगा उसको, यानी एसएससी में आया है 20% जो डीआर कोटा जनरली होता था उसमें, तो 46 में अगर उसको आया है तो फिर आगे चूंकि 46 मैक्सिमम हमारा, उसके आगे कुछ था नहीं पहले, तो अभी तो चूंकि 48 और 54 भी दे दिया है, तो अब अगर उसको कर्मचारी है अगर 46 में आया है तो उसको फर्दर जो 3 ऑपरेशन मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो 48 में पहला मिलेगा, उसके बाद 54 पीबी2 उसके अंदर पहला मिलेगा, और उसके बाद 54 पीबी3 में मिलेगा। यानी आज की तारीख हम बात कर रहे हैं तो कोई भी कर्मचारी अगर 46 यानी लेवल 7 में आ रहा है एसएससी में, तो उसको पहला जो अपग्रेडेशन मिलेगा उसको लेवल 7 में आया तो लेवल 8 मिलेगा, उसके बाद लेवल 9 और लेवल 10, यानी 4800, 54 इन लेवल 9 एंड 54 इन लेवल 10, ये आपको 3 मिलेंगे, 66 नहीं मिलेगा, ये कहा गया है। रनिंग इसके अलावा एक नर्सिंग का कैटेगरी में भी क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने दिया था। नर्सिंग की जो कैटेगरी है उसमें ये बताया गया है कि जो है 4600, 4800 और 5400 एबीसी है। मैं अभी आगे एबीसी बताता हूँ आपको। और उसमें ये कहा गया था कि नर्सिंग जो है, चूंकि इसमें 4600 के बाद इनिशियल रिक्रूटमेंट 4600, उसके बाद 4800, फिर 5400 है, लेकिन वो 5400 पीबी3 यानी लेवल 10 है। तो अगर चूंकि एएनओ भी इनकी लेवल 54 ही होती है और सेम यानी सेम जीपी में प्रमोशन वाला मामला है, तो इसमें भी नेक्स्ट जो अपग्रेडेशन होगा वो थर्ड अपग्रेडेशन वो लेवल 54 ही मिलेगा जीपी, ये कहा गया है इसमें। और लास्ट जो है, ये हमारा एक क्लेरिफिकेशन, कुछ क्लेरिफिकेशन मैंने बताने की कोशिश की है आपको। नर्सिंग सिस्टर के बारे में मैं आपको एक बार बता दूं इसको वीडियो खत्म करने से पहले, कि रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन इशू किया नर्सिंग के ऊपर, उसके मैं लास्ट में भी डिटेल में आपको बात करूंगा अगले वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारा पार्ट 2 भी क्लेरिफिकेशन के कनेक्शन में आपको काफी बातें जानने को मिली होगी और पसंद आया होगा। धन्यवाद।